हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। ब्लड के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि ब्लड में कितने प्रकार के रुधिराणु होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी की जो आयु होती है मैक्सिमम 120 दिन तक उसके जो सेल्स होते हैं जीवित रहते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने बताया था कि ये 4 दिन तक मैक्सिमम जीवित रहते हैं इसके सेल्स। और प्लेटलेट्स के बारे में बताया था कि मैक्सिमम 7 दिनों तक। ठीक, तो इसके बारे में मैंने आपको ब्लड के पार्ट 1 में बताया था। यहाँ मैं आज आपको ब्लड पार्ट 2 में बताने वाला हूँ, पार्ट 2 में, कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का, या इसको हम जमना भी बोल सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है स्किन में, तो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ की जो नर्व्स होती हैं वहाँ से ब्लड बाहर आता है और कुछ समय बाद जो है ब्लड का बहना रुक जाता है। ऐसी शरीर में व्यवस्था होती है कि ब्लड का जमना रुक जाता है। ब्लड के जमने की प्रक्रिया में मैक्सिमम 4 मिनट का टाइम लगता है। 4 मिनट में, 4 या 5 मिनट भी हम कह सकते हैं। और ब्लड के जमने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम है कैस्केडिंग प्रोसेस। यानी कैस्केडिंग प्रोसेस का मतलब होता है रक्त का जमना, या इसका एक और नाम है कागुलेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा कम समय में। 4 स्टेप में ये पूरी प्रक्रिया होती है, यानी 4 स्टेप में ये ब्लड जमता है। हो सकता है कि इसमें 1-1 मिनट का टाइम लगता हो। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था जो ब्लड सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। जब चोट लगती है ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड वायु के संपर्क में आता है। जैसे ही ब्लड वायु के संपर्क में आता है ये थ्रोम्बोसाइट जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। यानी ये जो थ्रोम्बोसाइट है वायु के संपर्क में आने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है शरीर में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम से अपक्रिया करता है, और साथ में होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है ये इनएक्टिव होती है, यानी ये क्रियाशील नहीं होती है। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन ये तीनों अपक्रिया करके एक सक्रिय प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन। ये बहुत ही क्रियाशील होती है जिसका नाम है थ्रोम्बिन प्रोटीन है। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो थ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से अपक्रिया करती है। फाइब्रिनोजन उस समय जो है क्रियाशील नहीं होता है। जैसे ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से अपक्रिया करती है ये फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन का मतलब क्या होता है? एक जाल बन जाता है, हम कह सकते हैं एक जाल बन जाता है। अब ये जाल जो बना है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जो है ब्लड में जो रुधिराणु होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सभी रुधिराणु इस फाइब्रिन के जाल में फंस जाते हैं और ब्लड का बहना रुक जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लड ऑफ क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना। आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन के की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमता है। एक्चुअली होता क्या है कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाता नहीं है, बल्कि विटामिन के की उपस्थिति में रक्त के जमने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। जो पूरी प्रक्रिया होती है 4 स्टेप में, अगर विटामिन के है तो ये प्रक्रिया बहुत ही कम समय में हो जाती है। ठीक, पॉज। तो मैंने आपको बताया कि ब्लड कैसे जमता है, इसके मैंने 4 स्टेप आपको बताए। अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। कैसे पूछ लिया जाता है कि ब्लड के जमने में कौन सा रुधिराणु सहायक होता है? थ्रोम्बोसाइट। आप जानते हैं थ्रोम्बोसाइट क्या होता है कि प्लेटलेट्स होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड की जमने की प्रक्रिया में जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव प्रोटीन होती है। मैंने बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन जो है एक क्रियाशील थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक, और इसमें एक तत्व या धातु का भी उपयोग होता है जिसको हम कैल्शियम बोलते हैं, और कैल्शियम का प्रतीक ये होता है। इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। तो वो कौन सा तत्व या धातु है जो ब्लड के जमने की प्रक्रिया में सहायता करता है? तो आप क्या बताएंगे? कैल्शियम। ठीक, अब देखिए शरीर में ब्लड के जमने की प्रक्रिया तो ऐसे होती है, लेकिन शरीर के अंदर जो नसें होती हैं उसमें ब्लड जमता क्यों नहीं है? ऐसी शरीर में क्या व्यवस्था रहती है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड में
एक पदार्थ होता है जिसे हम एंटी कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हिपैरिन या इंग्लिश में बोलते हैं हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में जब ब्लड सप्लाई हो रहा होता है शरीर में तो वो जो है हिपैरिन की प्रेजेंट में जमता नहीं है। जब तक हिपैरिन है तब तक ब्लड की जमने की प्रक्रिया नहीं होगी। इसी कारण हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, वो जमता नहीं है। यानी जब तक हिपैरिन है तब तक ब्लड नहीं जमेगा। अब ये हिपैरिन काम करना कब बंद करता है? जैसे ही ब्लड के संपर्क में वायु आती है। ब्लड के संपर्क में जैसे ही वायु आती है उस समय हिपैरिन काम करना बंद कर देता है। फिर वही चारों प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, यानी ब्लड के जमने की प्रक्रिया में। लेकिन अगर जब तक वायु ब्लड के संपर्क में नहीं आता है तब तक हिपैरिन काम करता है। ठीक, अगर ब्लड के संपर्क में वायु आ जाती है तो हिपैरिन जो है काम करना बंद कर देता है और ब्लड के जमने की प्रक्रिया जो मैंने बताया आपको 4 मिनट वाली, 4 से 5 मिनट लगते हैं, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की डिसीज में होता क्या है कि इसमें हिपैरिन जो पदार्थ होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो वायु के संपर्क में भी रहता है लेकिन ब्लड का जमना रुकता नहीं है। इसी बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की बीमारी में जो हिपैरिन पदार्थ है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उस समय ब्लड के जमने की प्रक्रिया नहीं होती है और ब्लड लगातार बाहर निकलता रहता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि जो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन और हिपैरिन पदार्थ होते हैं इस शरीर में बनते कहाँ पर हैं? तो मैं आपको बता दूं कि फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और हिपैरिन ये तीनों पदार्थ जो लीवर में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? लीवर में। तो मैंने आज आपको ब्लड के पार्ट 2 में बताया है कि ब्लड कैसे जमता है, ब्लड की जमने की प्रक्रिया में कौन कौन सी स्टेप होते हैं, मैंने आपको समझाया। अब पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा